वेलकम बैक व्यूअर्स। आज मैं जीटीओ सीरीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो चीज़ें अभी तक मैंने कवर की हैं वो सारे कुछ किस तरीके से कलेक्टिवली इंटीग्रेट होके आपको हेल्प करेंगी टास्क परफॉर्म करने में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीटीओ का एक टास्क पीजीटी। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आउटडोर टास्क है जो कि आप एक ग्रुप सिचुएशन में करते हैं, और इसके अंदर वो सारे एलिमेंट शामिल हैं जिनका कि अभी तक हमने जिक्र किया है। कैसे आप अगर अटेंशन पे करेंगे तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ बड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, आई विल स्टार्ट with PGT. So this is very important test of basic series. You know, we talked about basic series, confirmatory series and final series. Okay, so basic series का ये सबसे important test है। Okay? और आप अपना दिमाग ले जाएं, जो मैंने पहले प्रिंसिपल्स की बात की थी, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट की बात की थी, तो ये याद रखें, ये इंटीग्रेशन स्टेज के ऊपर का टेस्ट है। ऑल राइट, और जो फेस है ग्रुप डेवलपमेंट का वो है नॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग आपका खत्म हो गया ग्रुप डिस्कशन में एंड प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में। अभी ग्रुप के अंदर आप लोगों की वाकफियत थोड़ा बढ़ गया है और नेचर ऑफ टास्क भी इस तरीके से है कि हालांकि कुछ कंपटीशन का एलिमेंट मौजूद रहेगा, बट साथ ही साथ आपको कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये टेस्ट है, ये 4 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। ओके, 4 स्टेजेस में मतलब ये जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये फिनिश लाइन है। ओके, और इसके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं। तो जब आप एज ए ग्रुप रूल को फॉलो करते हुए, जो कलर रूल्स को फॉलो करते हुए, जो 4 फीट का डिस्टेंस रूल को फॉलो करते हुए, जब आपका पूरा ग्रुप यहाँ स्टार्ट पॉइंट से लेके फिनिश पॉइंट तक खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब है आपने पीजीटी का स्टेज 1 क्लियर कर लिया। ओके, और आप पीजीटी 2 शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक कि लास्ट मेंबर ऑफ योर ग्रुप हैज नॉट कम ऑन द फिनिशिंग लाइन। सो प्लीज रिमेंबर दैट। देन thereafter second line of obstacles, they start like you can see, this is the start line and probably here is the finishing line. So this is PGT 2. Okay, same things apply. Then once you finish PGT 2, then you move on to PGT 3 and then thereafter to PGT 4. Okay, एक चीज जो आपको इसमें ध्यान रखने की है कि जैसे जैसे आप PGT 1 से PGT 2 में जाएंगे, 2 से 3 में जाएंगे, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता चला जाएगा। और वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इन टेस्ट को डिजाइन इसी मकसद से किया गया है। ओके, राइट। तो ये पहला आउटडोर टेस्ट है जहां कर कि ग्रुप बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्शन के साथ उस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए काम करता है। लीडरलेस ग्रुप है, कोई नॉमिनेटेड लीडर नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टेस्ट के दौरान, जो कि टोटल करीबन 40 से 50 मिनट के अंदर हो सकते हैं, ये सारे चारों टेस्ट अगर ग्रुप अच्छी तरीके से करता है, इसको टाइमिंग को जीटीओ कंट्रोल करेगा। ओके, तो उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज रहती हैं इन टेस्ट के दौरान कि वो आपके पर्सनालिटी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो जीटीओ टेस्टिंग का मेन मुद्दा है, दैट इज योर ग्रुप इफेक्टिवनेस, ग्रुप कोहेसिवनेस एंड स्टेबिलिटी, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से जज कर सकता है। कब? जब आप एक ग्रुप सिचुएशन में। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप इन माइंड। एंड व्हेन आई से, जब आप एक पीजीटी 1 से 2 में, 2 से 3 में जाते हैं, तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती चली जाती है। दैट इज टू चेक योर एस्पेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी। जिन कैंडिडेट्स ने मेरा ये ग्रुप इफेक्टिवनेस का वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा उसको देखें और तभी बाकी बचा हुआ ये वीडियो को फॉलो करें, ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डू विथ पीजीटी। ओके, आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स। हर एक चीज़ के अंदर मैं मेन प्रिंसिपल मुद्दे की बात करता हूँ, और उसका रीजन एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि जब तक आपको प्रिंसिपल समझ में नहीं आएगा किसी चीज का, राइट, तब तक आप उसको सही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे।
ऑलराइट, तो ये प्रिंसिपल एक जो जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है ओके या किया जाना चाहिए इन पीजीटी टास्क को करते समय, एंड पीजीटी के लिए लागू है, हाफ ग्रुप टास्क के लिए लागू है, एफजीटी के लिए लागू है, एंड ऑल्सो कमांड टास्क के लिए जहां भी ऑब्स्टिकल्स इन्वॉल्व है ओके उनके लिए लागू है। तो ये प्रिंसिपल लागू है कैंटिलीवर। ये रामबाण की तरीके से है, आप मान के चलें जीटीओ टेस्टिंग में। अगर ये आपको आता है और इसकी आपको अच्छी तरीके से समझ है तो आप अपना जो परफॉर्मेंस है, नेचुरल परफॉर्मेंस है, अपने पोटेंशियल पे दे पाएंगे। तरीके से ये कैंटिलीवर है जो कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन में इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रिंसिपल बड़ा सीधा सा है, एक बीम जैसा आपको इधर मटेरियल के तौर पर बल्ली मिलती है या फिर फट्टा मिलता है, तो उसी तरीके से ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कोई भी सॉलिड बीम जो मजबूत है, जो वेट ले सकता है, राइट। कैंटिलीवर इज ए बीम जिसका कि एक एंड फिक्स कर देते हैं और फिर उसको ब्रिज की तरीके से यूज किया जा सकता है अगर कोई सपोर्ट उसको अवेलेबल है तो। कैसे मैं आपको बताऊंगा। सो दैट इज व्हाट इज कैंटिलीवर। कैंटिलीवर इज ए बीम फिक्स्ड ओनली एट वन एंड व्हिच इज यूज्ड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। दैट इज हाउ दिस टर्म हैज बीन पिक्ड अप। ऑलराइट, नाउ क्रॉसिंग द ऑब्स्टिकल, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस 4 फीट रूल मैंने जो आपको बताया था। आई थिंक यू मस्ट बी वेरी क्लियर। 4 फीट से कम है, आप एक स्ट्रक्चर से अगर कलर कोड परमिट करता है दूसरे स्ट्रक्चर तक जा सकते अगर वो गैप 4 फीट से कम है। पर अगर वो गैप 4 फीट से ज्यादा है तो यू विल हैव टू डू ब्रिजिंग, उसको ब्रिज करना पड़ेगा, तभी आप एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पे मूव कर सकते हैं। सो दिस एक्सरसाइज ऑफ ब्रिजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीजीटी, एफजीटी, हाफ ग्रुप टास्क एंड ऑल्सो कमांड टास्क आई वुड से। मैं आपको समझाता हूँ, राइट। प्लीज पे अटेंशन, बिकॉज अगर आप इसको समझ गए तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ओके, जब भी कोई एक गैप है वो अगर उसकी लंबाई जो आपके पास हेल्पिंग मटेरियल है उसकी लंबाई से कम है तब कोई दिक्कत की बात नहीं। आप फटे को या बल्ली को उन दोनों स्ट्रक्चर के ऊपर रख लें और आराम से क्रॉस कर सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ब्रिजिंग। आई विल जस्ट शो यू व्हाट आई मीन। जस्ट सी हियर। ओके, ये एक वाइट स्ट्रक्चर है जिसपे एक लड़का खड़ा हो सकता है। इस स्ट्रक्चर पे आपको पहुंचना है, ठीक है। तो आपके पास बल्ली है और अगर इसका लंबाई इन दोनों के डिस्टेंस से ज्यादा है तो बड़ा सिंपल सा है, बल्ली रखिए और फिर इसके ऊपर चल के चले जाइए। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ब्रिजिंग। ओके, बट नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, कि ये स्ट्रक्चर्स के अंदर डिस्टेंस इज नॉर्मली नॉट ओनली मोर देन 4 फीट। ये जो आपके पास हेल्पिंग मटेरियल है जो दिया गया है उससे भी ज्यादा होती है। तो अब क्या करेंगे आप, राइट, दैट इज द मेन प्लानिंग पैरामीटर कि हाउ डू यू प्लान देन एंड व्हाट इज अवेलेबल टू यू। आपके ग्रुप मेंबर्स अवेलेबल है और जो हेल्पिंग मटेरियल है जो कि नॉर्मली ये फट्टा होता है, बल्ली होती है और रस्सी होती है। ये देखिए इसके हाथ में रस्सी भी है। ओके, ये दिस इज नॉर्मली द हेल्पिंग मटेरियल विच इज प्रोवाइडेड। तो हाउ डू यू गो अबाउट दिस ब्रिजिंग? नाउ इट विल नॉट बी अ डायरेक्ट ब्रिजिंग, इट विल बी इनडायरेक्ट ब्रिजिंग। ओके, और यहां पर इनडायरेक्ट ब्रिजिंग को निगोशिएट करने के लिए या बनाने के लिए ओके कैंटिलीवर प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो क्या है वो प्रिंसिपल, थोड़ा सा और तसल्ली से समझ लेते हैं। ओके, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये मानकर चलिए कि आपका फट्टा है या बीम है। ओके, राइट, अगर इसके ये एक एंड है, ओके, और ये उसका दूसरा एंड है। अगर एक एंड के ऊपर कोई भी एफर्ट डाल के उसको फिक्स किया जाए, फिक्स कर दें इसको ताकि वो अगर कोई इसके ऊपर चले तब भी ये ऊपर ना जाए। ओके, सो इसको बोलते हैं एफर्ट फिजिक्स की लैंग्वेज में, पर हम अपने ज्यादा अच्छा समझने के लिए जीटीओ टेस्ट के लिए इसको हम बोलेंगे बैक सपोर्ट। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस आर माय टर्म्स, आई एम कॉलिंग इट बैक सपोर्ट। ओके, राइट, ऑल राइट, सो दिस इज कॉल्ड बैक सपोर्ट। और इसके बाद में अगर कोई और ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसको सपोर्ट थोड़ी डिस्टेंस पे प्रोवाइड कर सकता है, राइट, ओके, फिजिक्स में इसको बोलते हैं फल्क्रम। ओके, हम लोग इसको अपने ज्यादा बेहतर समझी के लिए बोलेंगे फ्रंट सपोर्ट। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, फट्टा है,
इसके एक एंड को फिक्स करें किसी भी तरीके से, उसको हम बैक सपोर्ट बुलाएंगे। और अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके के ऊपर इसको थोड़े डिस्टेंस पे रेस्ट किया जा सकता है, दैट बिकम्स योर फ्रंट सपोर्ट। देन इसके ऊपर चल के एक आदमी या कैंडिडेट्स आपके ग्रुप के जा सकते हैं। तो जब इन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, देन वी आर सेइंग वी आर मेकिंग यूज ऑफ कैंटिलीवर प्रिंसिपल, and by using or creating cantilever we are negotiating gaps which are more than the distance of helping material. So I hope this is very clear to you. If it is not, I'll cover certain examples and it will be amply clear to you, Okay, now that video is getting longer than what is preferable for a YouTube. Okay, so I am splitting it into two parts. Okay, so this I would call as part 1, and immediately hereafter I would post the remaining part of this video, which I would call as part 2. So I'm sure all of you would have gained immensely from this particular video, which is explaining cantilever principle and how cantilever is so useful in negotiating your all PGT stages. Okay, stage 1, 2, 3, 4. Okay, so two things are very important. One, structure analysis, very, very important. We should be able to have that mindset that when you look at the structures, when you are taken to those that PGT tasks, okay, you should look at those structures with that trained eye to look for special features in its design. Okay, and this coupled with your knowledge of making cantilevers will help you to do much better in your GTO tasks. Okay, especially all these tasks which involve some kind of an obstacle. Okay, so please watch next video as continuation of this video, where I have given number of examples, okay, which would clarify all your whatever little cobwebs you may have in your mind.